नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रश्नों की सीरीज में हम दूसरे चैप्टर को लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि जो पहला चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से पढ़े होंगे। तो देखिए, जो अपना दूसरा क्वेश्चन है उसके जो प्रश्न आंसर है उनको देखिए। ये दे रखा है आपका कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है। कोई विलयन है अंडे के पिसे हुए कवच। अब अंडा का आपको पता है किसका, यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि अंडे में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो पीसेंगे तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कोई विलयन अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है, वो एक गैस उत्पन्न करता है। चूने के पानी को दूध दिया कर देती है, और वो गैस है वो चूने के पानी को दूध दिया कर देती है। तो अपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो चूने के पानी में डालने पर उसके रंग को कैसा कर देती है, दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में क्या होगा, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से अम्ल अभिक्रिया करेगा, एसिड, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आपने पढ़ा होगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यहाँ पे अम्ल होगा, तो क्या उत्तर आ जाएगा, देखो NaCl लवण है, ये भी लवण है, ये लवण है, तो ये अम्ल है HCl। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 नंबर। दूसरा आपका क्वेश्चन है दही में उपस्थित अम्ल है। तो दही में आपको पता है कौन सा अम्ल है, लैक्टिक एसिड होता है, और ये एग्जाम आपके 2024 पिछले साल पूछा हुआ है, लैक्टिक एसिड इसका उत्तर आ जाएगा। अगला जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो NaOH का 10 ml विलयन, NaOH क्षार हो गया आपका प्रबल, HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। इसका 10 ml विलयन इसके 8 ml से उदासीन हो जाता है। यदि NaOH का उसी विलयन का 20 ml ले लें, इसका 10 की जगह क्या ले लें, 20 ml, तो HCl को कितना ml लेंगे। तो ये प्रबल क्षार होता है, ये प्रबल अम्ल होता है, दोनों की मात्रा बराबर, जितनी इधर ले रहे हैं उदासीन हो रही है उतनी लेनी है। तो ये 20 ले रहे होती है, 8 की जगह कितना लेना पड़ेगा अपने को, 16 ml। कितना लेना पड़ेगा, 16 ml। ठीक है। अगला अपच का उपचार करने के लिए, अब आपने कई बार क्या होते हैं कि पेट में एसिडिटी हो जाती है, HCl अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाता है, तो आपके एसिडिटी अपच की समस्या हो जाती है। तो उस दौरान अपन क्या लेते हैं, तो एंटासिड काम में लेते हैं, प्रति अम्ल। तो ये आ जाएगा आपका एंटासिड, 3 नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका रक्त का पीएच मान, सीधा सा है, रक्त की पीएच मान है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। अपने सीधा आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला, लाल को नीला कौन करता है, नीले को लाल तो करता है अम्ल, और लाल को नीला कौन करता है, क्षार। और क्षार की पीएच कितनी होती है अपने, 7 से ज़्यादा होती है। तो पीएच कितनी होगी उसके, तो 7 से ज़्यादा वाली कौन सी है, एक ऑप्शन 10, तो ये आ जाएगा। निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है आपको बताए थे, हल्दी है, लिटमस पत्र है, ठीक है ना, पेटूनिया है, जेरानियम है, ये आपके। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका उत्तर, ये संश्लेषित उपयुक्त सभी आएगा ना, लिटमस पेपर आएगा। अगला जो अपना 8वां क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल बोल सकते हैं, जो डिस्टल वाटर होता है उसकी पीएच पूछी है, तो उसकी पीएच कितनी होती है, 7.0 या 7 मान ले। जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को क्या कहते हैं, हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, ऐसा जल जिसकी पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है आपका, कौन सा पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो चूने का पानी जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं अपन, उसमें अगर अपन CaOH की उल्टवाइस होती है, उसमें अगर क्लोरीन गैस अपन डालते हैं तो वो क्या बना लेगा आपका, विरंजक चूर्ण बना लेगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा CaCl2। अगला क्वेश्चन है किस लवण का उपयोग भोजन में करते हैं। तो लवण खाने में अपन कौन सा क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl, तो ये आपका NaCl आ जाएगा। लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक किस पादप से प्राप्त होता है। तो लिटमस पत्र एक समूह है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का एक पौधा है लाइकेन, या आपकी बुक में लिचेन भी नाम दिया है, तो उससे लिया जाता है, तो थैलोफाइटा के लाइकेन से। अगला है गंधीय सूचक के 3 उदाहरण। तो गंधीय सूचक में आपको बताया था, कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज है, वेनिला है, लौंग का तेल है, तो ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे आपको याद रखने। अगला देखो क्वेश्चन अपने, अगला क्वेश्चन आता है आपके
धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। अब आपको पता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे प्रकृति को, क्षारीय प्रकृति। क्यों? अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय के, और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय के। अधातु में ए आ रहा है, ऐसे याद रख लेना, अधातु में ए आ रहा है ना, तो कैसे होंगे, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। हाँ, आगे देखो अगला क्वेश्चन, जठर रस का पीएच कितना होता है। तो जठर रस जो हमारा आमा से होता है, उसमें जठर जो ग्रंथियाँ होती है उससे जो रस निकलता है उसको बोलते हैं जठर रस, और उसकी पीएच होती है 1.2, लगभग 1.2। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है। ये बढ़िया प्रश्न है। तो ये कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले बादलों से बना होता है। मानव शरीर की पीएच, या मानव शरीर किस पीएच में काम करता है। तो मानव शरीर की पीएच की जो परास होती है, वो अपना शरीर बॉडी है वो लगभग 7.0 से लेके, यानी 7 से लेके 7.8 के बीच में अपना काम करता है। एक एंटी एसिड का नाम लिखिए। तो एंटी एसिड वैसे तो खूब बताए मैं आपको, और लेकिन आपकी जो फेमस एग्जाम्पल है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन बोलते हैं MgOH की होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसके बाद में आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रमुख प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो इसमें प्राकृतिक सूचक में लिटमस पत्र आ जाता है, लिटमस पत्र के बाद में हल्दी आ जाती है, पेटूनिया आ जाता है, हाइड्रेजिया आ जाता है, जेरानियम आ जाता है, लाल पत्ता गोभी आ जाती है। 5-7 एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्या है, लिटमस पत्र, हल्दी, पेटूनिया, जेरानियम और लाल पत्ता गोभी, ये आपकी इसमें आ जाएंगे प्राकृतिक सूचक में। ठीक है, इनको प्रश्न तो अपन डिटेल तो पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, वो है जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक है कि धातु है जब ये अम्लों के साथ क्रिया करती है या क्षार के साथ भी क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। और इसका जो डायग्राम है वो मैं बता चुका हूँ आपको। जैसे यहाँ पे जिंक धातु ली, इसमें HCl या H2SO4 डाला अपन ने अम्ल, तो ये ZnSO4 बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2SO4। इसका डायग्राम सामान्य से आपका डायग्राम है, आपको जो बनाना है। ये एक स्टैंड ले लिया, इसमें परख नली ले ली, परख नली को ऊपर से पैक करके एक नली लगा दी अपन ने, परवा नली। इसके अंदर अपन ने हाइड्रोजन, ये आपके यहाँ पे जिंक के दानेदार टुकड़े ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया परख नली में। तो यहाँ से जो गैस उत्पन्न होगी गैस यहाँ आएगी। तो यहाँ साबुन का ये क्या है, विलेन है। इस साबुन के विलेन से बुलबुलें निकलेंगे। इस बुलबुलों के पास अपन जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होगी, फट फट, पॉपिंग साउंड बोलते हैं जिसको। तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस है वो जलेगी। तो ये डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला है नोट। देखो क्या नोट है, जब धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब मुक्त गैस के पास जलती हुई, ये बात बताई, उसकी मोमबत्ती ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, दहन होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि मधुमक्खी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो आपको सीधा सा आपकी किताब में दे रखा मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल दे रखा है। तो मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी और नेटल के डंक में पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट का ये अर्ध हाइड्रेट होता है, CaSO4.12H2O। तो CaSO4.12H2O क्या होता है आपका, BOP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट्स। निर्माण कैसे होता है, तो जो जिप्सम होती है, जिप्सम आपका CaSO4.2H2 होता है। जिप्सम को अगर 373 केल्विन ताप पर अपन गर्म करते हैं, जिप्सम को अगर 373 केल्विन ताप पर हम गर्म करते हैं तो इसमें से आधा अणु जल का बाहर निकल जाता है, 1.5 अणु जल का बच जाता है, यानी CaSO4.12H2। आधा अणु रह जाता है, 1.5 अणु बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं अपन क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP के उपयोग, तो POP है, इसका अगर उपयोग की अपन बात करें तो POP का उपयोग हम करते हैं किस में, पता होगा आपको। POP का जो ये जितने भी आपने खिलौने लाते हैं अपन या सजावटी सामान होते हैं उसमें करते हैं, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाते हैं तो वो पाउडर काम में लेते हैं, उसको फिर पानी के अंदर मिला के और काम में लिया जाता है। पक्का पट्टा बोलते हैं ना अपना, चोट लगने पर, तो उसमें हड्डी टूट जाने पर। और सतह को, कोई सतह उसको चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका सेंसलेसिस सूचक।
तो संश्लेषित सूचक, सूचक 3 प्रकार के अपने होते हैं, ध्यान रखना, प्राकृतिक बदलिया, संश्लेषित के एग्जाम्पल है। संश्लेषित क्या होते हैं? जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल बोले तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन है आपका, इसका एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। फिनोल्फथेलिन है वो क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देता है? तो गुलाबी रंग देता है ये। क्षार के साथ क्रिया करके कौन सा रंग देगा? गुलाबी या पिंक कलर देगा आपका। ये रिएक्शन दे रखी है आपको। Na2CO3, Na2CO3, Na2CO3 जो आपके दे रखी है वो कौन सी गैस दे? Na2CO3 प्लस HCl, Na2 सोडियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। X क्या बनेगा? जल प्लस CO2। अब आपको पता है कि कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, जल और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जल और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बना रखी है इसने, बना लवण बचा, तो लवण के लिए यहाँ पे देखो Na और यहाँ क्या है? Cl, तो लवण कौन सा हो जाएगा? NaCl। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक का रासायनिक नाम, इसका नाम हो जाए सोडियम क्लोराइड। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, और सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl, तो ये आ जाएगा आपका। और इस पूरी रिएक्शन को लिखें तो यहाँ NaCl आ जाएगा, बाकी सेम रिएक्शन आ जाएगी। संतुलित तो कर रखी है इसने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रबलता के घटते क्रम में बताना है। अब जठर रस और नींबू के रस में pH जठर रस की 1.2 होती है, इसकी 2.2 की समथिंग होती है, तो ये ज़्यादा प्रबल हो गया। कौन सा जठर? शुद्ध जल और रक्त है, इसकी 7 होती है, इसकी 7.4 होती है, तो ज़्यादा प्रबल कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? रक्त हो गया। प्रबलता के आधार पर तो रक्त हो गया आपके। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की ज़्यादा होती है, लगभग 14 के आसपास होती है, इसकी 10 पॉइंट की समथिंग होती है, तो ये ज़्यादा प्रबल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको पता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बना लेंगे। तो धातु का ऑक्साइड कोई सा ले लो, जैसे कॉपर धातु है, ऐसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करिए CuO बन गया कॉपर, और कॉपर HCl के साथ क्रिया करके कॉपर क्लोराइड CuCl2 बना लेगा, और कौन सी क्या निकल जाएगा बाहर? लवण और जल H2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा धातु ऑक्साइड के अम्ल के साथ क्रिया करवाने पर लवण और जल का निर्माण होता है। धातु का ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण और जल। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड का मैंने बता दिया आपको, देखो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ। ये अपना धातु का ऑक्साइड है, क्या है? धातु का ऑक्साइड। धातु मैंने जैसे कॉपर ले ली और इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, तो ये क्या हो गया? ये बन गया आपका CuO। संतुलित करेंगे तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्या है? कॉपर धातु है, धातु का ऑक्साइड बन गया। अब कह रहा है धातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे अपन HCl ले लेते हैं, तो ये क्या बना लेगा आपका? CuCl2, CuCl2। CuCl2, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर पे +2 होता है और Cl पे माइनस होता है, तो ये इसके पैरों में आएगा, ये इसके पैरों में, तो बना लेगा क्या? CuCl2। और प्लस में क्या निकल जाएगा आपका? H2O। क्या हो जाएगा? H2O। संतुलित करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से ये अपन CuO को, CuO है, इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करें तो ये सेम बन जाएगा आपका CuSO4। क्या बनेगा? CuSO4 और प्लस क्या बन जाएगा? H2। तो जब भी धातु का ऑक्साइड होगा अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो आपका लवण और जल बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब लवण बन गया, इसका मतलब धातु का ऑक्साइड कैसे है? अम्ल के साथ कौन क्रिया करेगा? क्षार। कौन करेगा? क्षार। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। समझ गए? उसके बाद में आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धातु यौगिक A है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। देखो इसको भी अपन समझते हैं।
ये कह रहा है कि एक यौगिक है वो किसके साथ क्रिया करता है, HCl के साथ, HCl के साथ क्रिया करता है और बनाता है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड। एक यौगिक ए है, अपने को पता नहीं क्या है, वो कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस बुदबुदाहट के साथ एक गैस उत्पन्न करता है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। इसका मतलब आग बुझाने वाली गैस कौन थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अम्ल के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्रिया करते हैं तो आपके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ये आपको पता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे अपने को इतनी चीज़ मिल गई, अब यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ धातु कौन सी है, कॉपर, तो कार्बोनेट कौन सा हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। पर्सन देख लेते हैं एक बार, कैल्शियम कार्बोनेट था शायद, कैल्शियम क्लोराइड बनता है आपका एक, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसका मतलब यहाँ Ca आएगा, Cu नहीं आएगा, CaCl2। तो यहाँ कार्बोनेट कौन से धातु का होगा, कार्बोनेट। तो यहाँ क्या ले लेंगे अपन, कार्बोनेट कौन सी धातु का होगा, कैल्शियम क्लोराइड का। कौन सी धातु आएगी, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण, हाइड्रोजन गैस और या कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाती है। तो यह हो जाएगा आपका यौगिक ए, ये आ जाएगा, और बुदबुदाहट के साथ जो गैस उत्पन्न होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। समझ में आ गया आपके। आगे चलो, आगे देखते हैं अपन। आगे आपका क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि यौगिक ए है, ए हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, और जो गैस है वो मोमबत्ती को बुझा देती है। इसका मतलब आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, एक CaCl2 है, तो अभिक्रिया के लिए तो ये बता दिया, जो मैंने बताया वही है, ए तनु HCl, CaCl2, X और Y। तो एक तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और X बन गया CO2 और ये H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ जैसे रिएक्शन करता है जिप्सम बना लेता है। CaSO4.12H2 होता है, आधे अणु जल का लेके CaSO4.2H2 बना लेता है। तो CaSO4.12H2 है, आधा अणु जल, 1.5 अणु जल का लेगा तो CaSO4.2H2 जिप्सम बना लेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करवाने पर कठोर एक ठोस पदार्थ बनाता है जिसका नाम है जिप्सम। तो जिप्सम का सूत्र तो हो गया आपका CaSO4.2H2 और POP को होगा CaSO4.12H2। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर, जैसे ही अपन NaHCO3 को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, तो ये बन जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस निकलेगी। ये बता रखा है यहाँ पे कि NaHCO3 है, इसको जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे एक तो बन जाएगा आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको गर्म करेंगे तो एक तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं, तो बेकिंग पाउडर होता है आपका NaHCO3 जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक जो एसिड होता है, उन दोनों को मिला दें, मिश्रित कर लें तो उनके मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है ये, इसको NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग ये मिश्रण बन गया, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है, तो ये अभिक्रिया क्या करता है, ये करेगा आपका NaHCO3 प्लस से H प्लस, तो CO2 प्लस H2 अम्ल का सोडियम लवण बना लेगा। इसका उपयोग इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें पावरोटी, केक या खमीर को फुलाया जाता है और इसमें मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ये 2024 में पिछली बार क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो, कि पहले तो ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो अपन कह देंगे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर कहा जाता है। इसमें जो CO2 गैस निकलती है बाहर, वो केक को, पाव रोटी, ये खमीर होते हैं, इसको उठाने में, फुलाने में काम करते हैं, जिससे वो स्पंजी और हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको।
पेयजल में जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग? पिछली बार 2014 का क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु रहित। तो अपन ने एक यौगिक पढ़ रखा है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण या CaOCl2 है, उसका उपयोग करते हैं अपन किस में? पेयजल में जीवाणु रहित करने के लिए। कोई दो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्लों में अपन ने HCl पढ़ रखा है, H2SO4 पढ़ रखा है, SNO3 पढ़ रखा है, और इसमें प्रबल क्षार के आप एग्जांपल दे दो, NaOH है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। अगला है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण है, उसका सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा अभी अपन ने पढ़ा था, क्या सूत्र होता है? NaHCO3 और टार्ट्रिक अम्ल और मिला देते हैं इसमें। और ये आता है आपका धावन सोडा, वो बेकिंग पाउडर होता है और ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग पाउडर में इसमें NaHCO3 में टार्ट्रिक अम्ल मिला देते हैं और सोडा बोलते हैं NaHCO3। धावन सोडा जो धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के मिले होते हैं, Na2CO3.10H2। और जिप्सम है, इसका सूत्र मैंने बताई दिया आपको, CSO4.2H2। तो ये आपके क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, इनका मिलान करना है। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सीधा याद होना चाहिए। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सेलिक अम्ल। और खट्टे दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ये आपका एग्जाम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसमें मिलान करना है, आपके पेपर में आ सकता है इस टाइप का मिलान करना, तो आप आराम से आसानी से कर सकते हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, या अपन कहें लवण और जल बना लेते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन ने NaOH ले लिया, HCl ले लिया, तो यहाँ Na और Cl बन जाएगा लवण, और OH और H मिला के जल बना लेगा H2। पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपने पता है पीतल या तांबे का बर्तन धातु होता है और खट्टे पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है? अम्ल। तो धातु जैसे अम्लों के साथ क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और यहाँ पे लवण होते हैं वो विषैले बनते हैं। विषैले लवण होने के कारण हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमारी वाइटल एक्टिविटी जो उसको प्रभावित करते हैं, तो हमें उल्टी होना, ये स्वाभाविक सी, या जी घबराना, ये होता है। तो दही और खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं। जो पीतल या तांबे के बर्तन जो कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्लों से अभिक्रिया कर विषैले लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विषैले लवण बनाते हैं। इसलिए अपने को इसमें नहीं रखना चाहिए, विषैले लवण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या अपना? HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं जलीय विलयन में, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। ये 2025 के नमूना प्रश्न पत्र में आ सकता है आपके। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ मैं छोटा सा एक। जैसे यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? अपन ले लेते हैं इसमें HCl या H2SO4, इसके जलीय विलयन में यहाँ पे अपन ने 2 तार जोड़ के एनोड बना दिए, एक आपके एनोड और एक कैथोड बना दिए। यहाँ बीकर ले लिया, स्विच बना दिया, बल्ब बना दिया, ये बैटरी जोड़ दी। अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो HCl ले लो, तो ये इसको जैसे जलीय विलयन में लेंगे तो ये H+ और Cl-। ऐसे H2SO4 है, उसको अपन जलीय विलयन में लेंगे। किस में? जलीय विलयन में। जलीय विलयन के बिना तो ये कोई मतलब नहीं है, आयनों में टूटेंगे नहीं। तो ये बना लेगा 2H+ और प्लस SO4 2-, ये बना लेगा। इसका मतलब जलीय विलयन में लेते ये किस में टूट गए? किस में टूट गए? आयनों में टूट गए। किस में टूट गए? आयनों में टूट जाते हैं। जलीय विलयन में अम्ल है, ये आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, और ये क्या करेगा? आपके वो बल्ब ऑन हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। जबकि आपके ग्लूकोज है, जैसे C6H12O6, या फिर अपन बोले C2H5OH, एल्कोहल है आपका,
इनको जलीय विलयन में डालने पर ये आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनों में नहीं टूटेंगे। आयनों में नहीं टूटेंगे तो इनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होगा, इसलिए ये क्या होंगे, आपके विद्युत धारा का चालन नहीं करेंगे। तो ये बता रखा है इसमें। ये बता रखा आपने, क्या बता रखा है कि HCl HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, क्योंकि ये आयनों में विभाजित नहीं होता है। आयनों में विभाजित नहीं होगा, अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, तो ये आयनों में टूटेंगे नहीं, इसलिए नहीं होगा। शुष्क HCl सीधा HCl है, शुष्क HCl, वो लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता आपसे पूछ ले, तो आप बताओगे कि शुष्क HCl होगा, वो आयनों में टूटेगा ही नहीं, आयनों में नहीं टूटेगा तो उसका अम्लीयता का जो गुण है वो प्रभावी नहीं होगा, इसलिए लिटमस पर वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती है, इस कारण से शुष्क HCl है वो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अम्ल को तनु करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अब आपको पता है अपन एसिड है या अम्ल है उसको डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है कि अम्ल में पानी मिलाना चाहिए या पानी के अंदर जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए। तो डाइल्यूट करते समय हमेशा जल लेके उसमें अम्ल मिलाएंगे, जल लेंगे उसमें अम्ल मिलाएंगे तो आसानी से वो डाइल्यूट हो जाएगा। यदि अपन एसिड के अंदर जल डालेंगे तो एसिड क्या होगा, अचानक से उछलेगा, अपने शरीर को जला सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपने को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि डाइल्यूट करते समय, तनु करते समय या तनुकृत करते समय जल के अंदर अम्ल को या क्षार को मिलाना चाहिए, न कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो ये बता रखा आपको। तो दे रखा है, जल में अम्ल या क्षारक को घोलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में लिया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। धीरे धीरे अपन जल है उसके अंदर अम्ल या क्षार को डालेंगे और हिलाते रहेंगे जल को, उससे तनुकृत हो जाएगा। तनुकरण किसे कहते हैं, तो तनुकरण में आपको बता रखा है कि जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं अपन, तो उसके प्रति इकाई आयतन, जल के अंदर अपन अम्ल या क्षार मिलाते हैं तो उसकी आयन की जो सांद्रता होती है वो प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको बोलते हैं अपन तनुकरण। जैसे अपन ने जल लिया, जल के अंदर अम्ल या क्षार को मिलाया तो उसके प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर उसके आयन की सांद्रता यानी OH आयन, H+ आयन या OH माइनस आयन के प्रति इकाई आयतन की सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी होता है, उसको तनुकरण बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। तो इसमें बताया था कि जिंक धातु है क्षार के साथ क्रिया करेगी। धातु जब भी क्षार के साथ क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना लेगी। तो लवण बन जाएगा आपका सोडियम जिंकेट, NaOH+Zn बराबर बना लेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी आपके, तो ये सोडियम जिंकेट बन जाएगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आयनों में नहीं टूटेगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो आयनों में नहीं टूटेगा। तो ये आ जाएगा आपका ये। जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का वियोजन नहीं हो सकता, जलीय विलयन में ही होता है। जलीय विलयन नहीं है तो हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटेगा, और जब हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटेगा तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन देखो अपना, कठोर जल को मीठा बनाने के लिए, कठोर जल है उसको मृदु बनाने के लिए, कठोर जल है उसको मृदु बनाने के लिए अपन क्या काम में लेंगे,
कठोर जल को मृदु बनाने के लिए अपन कौन सा सोडियम होगी, तो दोने का जो सोडा है अपना, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं अपन, दोने का सोडा या धावन सोडा है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2, इसका उपयोग करते हैं। तो ये आपके क्या काम आता है, जल को मृदु बनाने में। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, तो लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण का एक सूत्र इकाई, उसमें निश्चित जल के अणुओं की संख्या, जैसे कॉपर सल्फेट है उसमें 5H2, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, उसमें 5 अणु आपके क्या होते हैं, जल के होते हैं। तो एक लवण होता है उसके सूत्र इकाई में निश्चित जल के अणुओं की संख्या होती है, वही क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे जिप्सम है CSO4.2H2, तो इसमें निश्चित जल के अणु कितने हो गए, 2 हो गए। Na2 आपका सोडियम कार्बन Na2CO3.10H2, तो ये भी एक लवण हो गया, इसमें जो क्रिस्टलन जल है वो कितने हो गए, 10, कितने हो जाते हैं आपके, 10 हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। जैसे CuSO4.5H2 है, इसमें कितने हैं, 5 अणु है। आपसे सीधा एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, ये आपको दे दे इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, ये दे दे इसमें कितने हैं, तो इसमें 5 हो जाएंगे, इसमें 10, जिप्सम में कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ताजे दूध का pH मान 6 होता है, लेकिन दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दही जमते उसमें क्या आ जाएगा, लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, तो pH मान क्या आ जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसका मतलब उसकी pH मान का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ताज़ा दूध से दही में बदलता है तो उसकी pH मान कम हो जाता है, क्योंकि दही दूध की अपेक्षा अधिक अम्लीय हो जाएगा। अगला क्या है आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो POP होता है उसको आर्द्र बर्तन में क्यों रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, क्योंकि जो POP होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ये होता है जल के साथ तुरंत क्रिया कर लेता है और एक ठोस यौगिक या कठोर यौगिक बना लेता है, जिससे उसके जो गुण है वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि आर्द्रता में जल को अवशोषित करके ये ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है, जैसे ये आर्द्रता लेगा तो जिप्सम बना लेगा, जिससे POP के जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण और इसके 2 उपयोग बताइए। तो विरंजक चूर्ण है जो अपन है उसको देखते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैंने बताया था, विरंजक जो चूर्ण है उसको अपन चूने का जो पानी होता है CaOH की होल ट्वाइस, CaOH की होल ट्वाइस, चूने का जो पानी होता है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये बना लेता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण है आपका विरंजक चूर्ण प्लस H2O। ठीक है, तो ये विरंजक चूर्ण बनाने की आपकी विधि आ गई। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो विरंजक चूर्ण एक तो जो अपना पेयजल है उसको जीवाणु रहित बनाने में काम आता है, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में काम आता है। एक आप जितने भी यौगिक दे रखे हैं इसमें लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में, अपने प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में इनके उपयोग है खूब सारे, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि आ गई अपने। CaOH भुजे हुए चूने, शुष्क भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH की होल ट्वाइस, उसमें अगर अपन क्लोरीन गैस पास करें तो विरंजक चूर्ण बनता है आपका CaOH की होल ट्वाइस Cl2 बराबर बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2। इसका उपयोग किस में करते हैं अपन, सूती वस्त्र उद्योग में करते हैं। इसके अलावा कागज़ की फैक्ट्री में जो लकड़ी की मज्जा और लाउंड्री है उसको साफ करने में, उपचायक के रूप में भी करते हैं, और पीने के जल को जीवाणु रहित करने में इसका उपयोग अपन करते हैं। अगला आपका है बेकिंग सोडा है, उसके बनाने की विधि और समीकरण और इसके उपयोग। तो बेकिंग पाउडर अपन उसको किस टाइप से बनाते हैं, तो देखो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कैसे बनाते हैं, तो हम लेते हैं लवण NaCl, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अमोनिया गैस पास करते हैं, ये याद रखना आपको।
अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3। अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3। ये लेते हैं तो ये बनाता है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, नौसादर भी बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। और जो अपने को मेन यौगिक चाहिए वो बन जाता है अपना NaHCO3। NaHCO3 इसी को अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या काम करते हैं? इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से अपना CO2 गैस निकलती है अपनी, जो अपने पाव रोटी, खमीर, पकौड़ों को खस्ता बनाने इनमें काम आते हैं। रसोई घर में अपन मीठा सोडा जिसको बोलते हैं वही तो है आपका। तो ये ध्यान रखना, इसका उपयोग है। तो इसको कैसे बनाया जाता है? इसको बनाते हैं अपन, सोडियम क्लोराइड है उसमें CO2 H2M NH3 से क्रिया करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। NaCl H2O CO2 में अमोनिया गैस प्रवाहित करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस आपका NaHCO3 बन जाएगा। इसका उपयोग अपन बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर में ये प्लस टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। रसोई घर में खस्ता पकौड़े बनाने में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है RBSc 2014 में सीधा क्वेश्चन पूछा है रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है? तो NaHCO3। एंटीएसिड के रूप में, अगर हमारे शरीर में एसिडिटी ज़्यादा होती है तो एंटीएसिड के रूप में भी इसको लेते हैं। अग्निशमक जो यंत्र होते हैं उनके अंदर भी NaHCO3 भरा रहता है। जब आग लग जाती है, कहीं अग्निशमक यंत्र होते हैं तो उनको वहाँ से पटका जाता है, तो उनसे क्रिया करके गैस निकलती है CO2, जो उस आग पे क्या कर लेती है? कवरिंग कर लेती है, आग को बुझा देती है। पाव रोटी और केक बनाने में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस उत्पन्न होती है, उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में आता है धावन सोडा। जो धोने का सोडा होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं अपन? अतः इसका समीकरण एवं उपयोग लिखिए। तो इसको अपन गर्म करते हैं, जब NaCO3 बना था उसको गर्म करते हैं तो उससे बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? Na2CO3। और इसमें 10 अणु जब जल के मिल जाते हैं, Na2CO3 में जब जल के 10 अणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2O। तो आपका बन जाएगा दावन सोडा, या धोने का सोडा भी बोलते हैं, या सोडियम कार्बोनेट के 10 जल के अणु होते हैं, 10 हाइड्रेट बोलते हैं जिसको। उपयोग, इसका उपयोग अपन सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें? कांच उद्योग, साबुन और कागज़ उद्योगों में करते हैं। इसके अलावा बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में भी अपन करते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में एक अगला इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने में। ये भी आपके 2014 और 17 दोनों में पूछा हुआ है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में कौन से यौगिक काम में लेते हैं? तो कौन सा लेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट, ये धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन आता है अपना, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है? समझाइए और इसका समीकरण भी दीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो अपने को क्लोर क्षार अभिक्रिया समझनी है। कौन सी अभिक्रिया समझनी है? क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है? जब अपन सोडियम क्लोराइड है NaCl है, उसके जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब H2, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या? विद्युत धारा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये बना लेता है क्षार NaOH प्लस क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, इसको संतुलित कर लो। 2 Na हो गए, Cl 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो यहाँ 2 और लग जाएगा। हाइड्रोजन देखो 2 और 2 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। तो ये आपके कौन सी अभिक्रिया? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे परिभाषा यहीं से कि जब सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, ये जल हो गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तो बनता है क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक बनती है क्लोरीन गैस।
क्या बनती है, क्लोरीन गैस। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या बना, क्लोर यहाँ से ले लिया और क्षार यहाँ से, तो इस अभिक्रिया का नाम दे दिया क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार अभिक्रिया नाम दे दिया। अब ये बनता कैसे है, ये जो बनती है आपके हाइड्रोजन गैस है, ये प्लस की होती है, तो ये कैथोड पे बनेगी। किस पे बनेगी, कैथोड पे। और ये NaOH ये भी कैथोड पे बनेगा। किस पे बनेगा, कैथोड पे। और क्लोरीन गैस किस पे बनेगी, एनोड पे। ये भी पूछ लेते हैं, किस पे बनेगा, एनोड पे। इसका एक डायग्राम है, वो डायग्राम भी अपने को लेना है। यहाँ जैसे आपके इस टाइप का पात्र ले लेता हूँ मैं। इस पात्र में ये एक अपन ने लगा देते हैं एनोड, एक साइड में क्या लगा देते हैं, कैथोड। इनको जोड़ देते हैं अपन यहाँ से। यहाँ पे अपन खाली स्पेस रख देते हैं। तो ये आपका एक खाली स्पेस यहाँ रख देते हैं अपन। पूरा ही गायब हो गया क्या, एक आप खाली स्पेस यहाँ रख दो, एक खाली स्पेस यहाँ रख दो। तो यहाँ से अपन NaCl का जलीय विलयन लेंगे तो ये अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होगी तो इधर तो ये आपके प्लस वाला कौन बन गया, एनोड, और माइनस वाला क्या बन गया, कैथोड। तो कैथोड पे आपके इधर हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी और इधर NaOH निकल जाएगा, और इधर एनोड पे क्या मिल जाएगी, एनोड पे अपन को क्लोरीन गैस मिल जाएगी। तो ये इसका छोटा सा डायग्राम भी है जो अपने को समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ गया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्षार, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो ये बता रखा है पूरा, देखो जो मैंने आपको बताया। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाती है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्लोरीन गैस वो तो बनेगी एनोड पे, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पर NaOH विलयन बनेगा। ये समीकरण मैंने आपको बताई है, NaCl 2H2O 2NaOH Cl2 और H2 और ये NaOH कैथोड पे बन जाएगा, क्लोरीन गैस एनोड पे बन जाएगी, ये दोनों कैथोड पे बन जाएंगे। और ये इसका डायग्राम है जो आपको अच्छे से मैंने बता रखा है, आपको तैयार करना है। यहाँ से नमक का घोल विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और NaOH है वो भी कैथोड पे। इनका उपयोग देखें तो क्लोरीन है वो जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक आदि में काम आती है। H2 ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए, और जो NaOH है धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए, साबुन और अपमार्जक उद्योग में, कागज़ बनाने में आदि में काम में आता है। अगला जो आता है प्रश्न अपना, वो आता है pH स्केल। pH स्केल है वो सोरेनसन ने दी थी। किसने दी थी, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और pH स्केल में उन्होंने बताया कि 1 से लेके 0 से लेके आपके 14 तक की स्केल होती है, जिसमें pH से P का अर्थ होता है पोटेंज, और H का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, पोटेंज या पुषांश जिसका अर्थ होता है शक्ति, हाइड्रोजन आयन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये आपके pH स्केल 2016, 15 और 14 यानी 14, 15, 16 लगातार पूछा हुआ है। ये बताया हुआ है, देखो यहाँ 7 है उदासीन, इधर आपके pH मान, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इधर बढ़ती जाती है, और इधर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो अम्लीयता गुण बढ़ेगा, इधर क्षारीय गुण बढ़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम, OH आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो pH स्केल क्या होते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हेतु एक स्केल विकसित किया जाता है जिसको बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलेंगे उसको, pH स्केल। pH स्केल कहते हैं। pH स्केल में जो P होता है ये पुषांश जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, और pH स्केल में सामान्यतः 0 से जो अधिक अम्लता से लेकर 14 अधिक क्षारीय तक pH मान होते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है pH उतना ही कम होता है उसका, ये ध्यान रखना है। H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, pH कम होगा।
किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है उदासीन पीएच। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच 7 से कम है तो वो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। पीएच का मान और 7 से 14 तक है तो वो कैसा हो जाएगा? ये आपकी क्षारीय होगा। तो ये बता रखे हैं आपको। एक छोटी सी सारणी दे रखी जिसमें जठर रस की पीएच लगभग 1.2, नींबू के रस की पीएच 2.2, शुद्ध जल की 7 होती है, रक्त की 7.4 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होती है और NaOH की 14 होती है। दैनिक जीवन में पीएच का कोई एक महत्व बताइए। तो दैनिक जीवन में पीएच के अनेक महत्व हैं। जैसे अपने हमारा शरीर है वो पशु पक्षी है या जीव जंतु है, इनका शरीर है एक निश्चित पीएच पे काम करता है, संवेदनशील, एक निश्चित पीएच पे संवेदनशील होता है। हमारा बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 के पीएच में काम करता है। तो ये एक निश्चित ये पशु या जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील हो गया। इसके अलावा जो नेटल का पौधा है या चिंटी डंक लगा देती है हमें तो एसिड छोड़ देती है हमारे शरीर में, मेथेनोइक अम्ल, तो उस पर अपन क्षारीय यौगिक लगाते हैं, क्षार, तो हमें रिलीफ मिलती है। इसके अलावा दंत क्षय होता है, दंत क्षय भी पीएच का प्रभाव है। इसके अलावा हमारे पेट के अंदर, उदर के अंदर जो अपच की स्थिति है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता है, एसिडिटी होती है, तो उसका संबंध भी इससे है। अम्लीय वर्षा का संबंध भी इससे है। तो खूब सारे उदाहरण हैं, अपने से 2 पूछें। तो पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर है 7 से लेकर 7.8 की पीएच के बीच में काम करता है। वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम होती है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में जाता है तो ये जीवों के लिए क्या पहुंचाता है? हानि पहुंचाता है। इसके अलावा पौधों और जीवों के द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मधुमक्खी का डंक और नेटल का पौधा मेथेनोइक एसिड अपने शरीर में छोड़ देता है, जिससे दर्द और जलन का अनुभव होता है। ये सीधा प्रश्न 1 नंबर का पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ अंग है वहाँ पे बेकिंग सोडा अपन जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करके उससे रिलीफ पा सकते हैं। पाचन तंत्र में पीएच का क्या संबंध है? अब देखो, हमारा जो पेट में पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि हमारे पाचन तंत्र में HCl अम्ल का स्रावण होता है। HCl अम्ल क्या काम करता है? HCl अम्ल है वो अपनी बॉडी में क्या करेगा? हमारे भोजन को पचाने में सहयोग करेगा। लेकिन कई बार अपच की स्थिति होती है, ज़्यादा HCl स्रावित हो जाता है तो हमारे पेट में फिर जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो उस दौरान हम क्या लेते हैं? एंटासिड या प्रतिअम्ल लेते हैं, जो जाके अधिक अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। तो यहाँ भी इसका रोल है। तो हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, ये उदर को हानि पहुंचाए, पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर में अत्यधिक मात्रा में HCl क्या हो जाएगा? उत्पन्न होगा, जिसके कारण उदर में दर्द और जलन अनुभव होगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जिसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारों को अपन काम में लेते हैं। इसके अलावा एक पीएच में दंत क्षय का रोल, ये 2017 में पूछा है। अब आपको पता है कि हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। जब मुख की पीएच का मान, हम लोग खाना खा के मुंह को अच्छे से साफ नहीं करते तो मुख की पीएच है उसका मान 5.5 से कम होते ही और हमारे क्या होता है, जो ये जीवाणु होते हैं वो हमारे दांतों में फंसा जो शर्करा है, भोजन है, उसको अम्ल में बदल देते हैं और दांतों का क्षरण होना शुरू हो जाता है। हमारे दांत मजबूत होते हैं। कैल्शियम कार्ब ये आपके इनेमल है, वो कठोर पदार्थ होता है, तो ये पदार्थ भी क्या हो जाता है? डैमेज होना शुरू हो जाता है और दांत खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं दंत क्षय। तो जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीच 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात जो शर्करा है उस शर्करा को क्या कर देंगे? ये खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण के अम्ल में बदल देते हैं। किसमें? अम्ल में। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमारे मुख में अगर आपके दांतों का क्षरण हो रहा है तो क्या करना चाहिए? तो क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। इससे अम्ल की अधिक मात्रा है वो उदासीन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अपना, अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर बताइए। तो अम्ल और क्षार में आपको पता है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में क्षार कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, लाल को नीला करते हैं। ये H+ आयन देते हैं, ये OH- आयन देते हैं। तो आप बता सकते हो इनके एग्जाम्पल, खूब सारे एग्जाम्पल अपने साथ। अगला क्वेश्चन है अपना, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? रासायनिक समीकरण दीजिए। तो अपन ने अभी पीछे ही पढ़ा है कि धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये अम्लों के साथ जैसे क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और हाइड्रोजन ये कार्बन डाइऑक्साइड
गैस बनाते हैं। इसकी समीकरण अपन ने अभी देखी थी। जैसे कार्बोनेट में अपन Na2CO3 लें, इसकी क्रिया अम्ल के साथ करवाएं, ठीक, अम्ल के साथ HCl के साथ करवाएं तो NaCl बन जाएगा, H2 बन जाएगा और CO2 गैस। ऐसे NaHCO3 ले, उसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएं तो NaCl H2 और आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। आप घर पे इनका अभ्यास कीजिए, आपके परीक्षा के दिन ज़्यादा नहीं है तो आप इनको अच्छे से पढ़ के पहले आप अपने नोट्स उनको पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन है इनको पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट।